नमस्कार दोस्तों, भारत डिजिटल क्लास पर के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं रजनीश सिंह तोमर आज आपके समक्ष इतिहास के एक विशेष मुद्दे को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, जिसका उद्देश्य ये है कि हम जो भी इतिहास पढ़ रहे हैं उसका लेखन कैसे किया गया। आज जो हम प्राचीन भारत अगर पढ़ते हैं और एक लाइन में हम जो है याद करने लगते हैं पॉइंट में कि आर्य हंगरी से आए थे, तो आर्य मध्य एशिया से आए थे, आर्य यूराल पर्वत से आए थे, तो कोई आर्य तिब्बत से आए थे। ये जो कंसेप्ट आया है अपने पास, ये कहां से आया है? तो आज हम लोग, ये एकदम गंभीर विषय है दोस्तों। यह टॉपिक लगभग आईएएस के मेंस में जब आप जाएंगे एग्जाम देने, प्रीलिम्स का बहुत कम इससे योगदान है, लेकिन ये चैप्टर यदि आपको नहीं मालूम है तो आपके अंदर इतिहास का समझ डेवलप नहीं हो पाएगा। तो जब आप मेंस देने जाएंगे वहां आपको ये काम आएगा, तो आप इसको गंभीरता से सुनिएगा। बिल्कुल आपको हो सकता है इंटरेस्ट आए, हो सकता है नहीं भी आए, लेकिन ये अगर आप समझ गए तो आपको इतिहास के बारे में बेहतर समझ आपके अंदर डेवलप होगा। तो दोस्तों, हम ये कैसे जानते हैं क्यों हमारे इतिहास में ये दो धारा दिखाई दे रहा है? जितने इतिहासकार हैं जिनका नाम आपको अंग्रेज ब्रिटिशर्स लगेंगे, वो सब आर्यों का उत्पत्ति कहां ले जाते हैं? यूरोप। चाहे वो हंगरी ले जाएं, चाहे वो रूस लेकर के जाएं, चाहे वो यूराल पर्वत लेके जाएं। लेकिन जितने हमारे राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, बाल गंगाधर तिलक, गंगानाथ झा, ये लोग सब आर्यों की उत्पत्ति को भारत के पास रखने का प्रयास करते हैं। आज हम लोग इस चीजों को पढ़ने जा रहे हैं कि ये इतिहास लिखा कैसे गया। जब हम राजपूतों की उत्पत्ति पढ़ते हैं तो कर्नल टॉड, एक अंग्रेज इतिहासकार, वो कहकर चला जाता है कि राजपूत सक्सिथियन की संतान है, यानी राजपूत विदेशी हैं। लेकिन वहीं जब हमारे राष्ट्रवादी आते हैं उनको काउंटर करने के लिए, तो वो कहते हैं कि नहीं, अग्निकुल का सिद्धांत। आबू पर्वत पर एक बड़े यज्ञ का आयोजन हुआ, उससे 4 दिव्य पुरुष निकले हैं, प्रतिहार हैं, चौहान हैं, ये सब, और ये है राजपूतों की उत्पत्ति। तो ये दो विचारधारा हमारे सामने है। आज हम उसी विचारधारा को लेकर के आपके सामने आए हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास ना आधुनिक लेखक। अब आपके मन में यह प्रश्न उठेगा कि साहब, प्राचीन भारतीय इतिहास ना आधुनिक लेखक ही क्यों? प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक ही क्यों? मध्यकालीन भारत के क्यों नहीं? आधुनिक भारत के क्यों नहीं? तो इसका मतलब इस हेडिंग से हमेशा कहते हैं, एनालाइज करिएगा कि प्राचीन भारत का इतिहास जो लिखने वाले लोग थे, उन्होंने इतिहास लिखा है प्राचीन भारत का। ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं लिखा है। अगर कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र की रचना करते हैं तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी बिल्कुल है। इतिहास तो है हमारे पास। क्या कालिदास जब आपके सामने है अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किए, तो भले वह एक प्रेम कहानी है, लेकिन क्या उससे गुप्तकालीन समाज की स्थिति नहीं पता चलती है? इतिहास उन्होंने लिखा है, लेकिन उस बुक से 5 पॉइंट लेने के लिए हमें पूरा किताब पढ़ना पड़ता है। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का हेडिंग देकर के उनके रोज दिन के बारे में इतिहास नहीं लिखा है। ऐसा एक बाणभट्ट ने किया और ऐसा एक कलहन की राजतरंगिनी में।
इसलिए व्यवस्थित इतिहास, डेट वाइज इतिहास प्राचीन भारत का नहीं लिखा गया। उस समय के समकालीन लेखकों के द्वारा एक दो लोगों को छोड़कर, विक्रमांक देवचरित है उसमें, ऐसे लोगों को छोड़कर, लेकिन वो सब पूर्व मध्यकाल में आ जाता है स्थिति। इसलिए मॉडर्न हिस्टोरियन ने प्राचीन भारत का इतिहास लिखने का प्रयास किया। तो प्राचीन भारत के इतिहास के जो मॉडर्न हिस्टोरियन हैं वो 3 भागों में बटे हुए हैं दोस्तों। प्राचीन भारत के जो आधुनिक लेखक हैं, जिन्होंने प्राचीन भारत के इतिहास को नए सिरे से लिखा है, उसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। एक, ये जो अंग्रेज लोग यहां पर आए थे, इनको हम लोग कहते हैं संस्थानवादी इतिहासकार, उपनिवेशवादी इतिहासकार। इनके नाम से ही क्लियर है, अभी आगे पढ़ेंगे कि ये जो कुछ भी लिखेंगे, भारत के बारे में जो कुछ भी इतिहास लिखने का प्रयास करेंगे, उसमें ब्रिटेन के साम्राज्य की यहां रक्षा हो सकी वैसा थ्योरी देने का प्रयास करेंगे। इनके काउंटर में हमारे पास आए राष्ट्रवादी इतिहासकार। राष्ट्रवादी इतिहासकार जो थे वो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थे, इसलिए उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो राष्ट्रीयता को ध्यान में रखकर, हो सकता है उन्होंने जो कहा वो गलत नहीं है, लेकिन उसमें से कुछ बात हो सकता है कि राष्ट्रीयता की भावना में इतना ज्यादा वो बह गए कि हो सकता है कि उनमें से कुछ बातों को काउंटर किया जा सकता। और उसके बाद हमारे भारत में आए मार्क्सवादी इतिहासकार। ये 3 लोगों ने भारत का इतिहास लिखा है। आज आपके सामने इसी को हमने 3 श्रृंखला में बांटा है। जैसे वेब सीरीज नहीं आता है, वैसे ही 3 श्रृंखला में बांटा है। आज का हमारा व्याख्यान संस्थानवादी इतिहासकार के ऊपर है। इसके बाद आपको निकट भविष्य में फिर कभी राष्ट्रवादी इतिहासकार के ऊपर आएगा, और उसके बाद आपको निकट भविष्य में जो है ये मार्क्सवादी इतिहासकार के इतिहास लेखन पर आएगा। तो ये आपको एक हमने चार्ट बना के बताया कि आज आपको यही बताना चाह रहे हैं कि इतिहास लेखन में हमेशा यही ध्यान रखना है कि आपका एंगल भी मेंस में, पीटी में तो फैक्ट के साथ और कंसेप्ट से आता है, एक ही सही है ABCD में, लेकिन मेंस में आपका दृष्टिकोण भी सम्मान किया जा सकता है, आपके दृष्टिकोण को और मेरे दृष्टिकोण को भी सम्मान किया जा सकता है। कौन तर्क सम्मत है उस पर ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक, मॉडर्न हिस्टोरियन ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, इन्हीं लेखकों के ऊपर और इनके किताबों के ऊपर मैं आपको चर्चा करूंगा कि इन्होंने क्या योगदान दिया है। सबसे पहले जो आज हमने आपको बताया, संस्थानवादियों का विचार और योगदान। प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में उपनिवेशवादी इतिहासकारों ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, ये इस पर चर्चा करेंगे, और उनके विचार हमारे बारे में क्या थे। वो तो अच्छा बिल्कुल नहीं होगा। अंग्रेज यहां पर हमारे साथ 2 लड़ाई लड़ रहा है। एक तलवार की लड़ाई जो युद्ध है, उसमें कूटनीति से लेकर सब कुछ का प्रयोग कर रहा है, और एक बौद्धिक लड़ाई, ये किताब लिख करके भारतीय जनता के ऊपर अपना विचार थोप रहा है, जिससे कि जनता उन्हीं विचारों से ओतप्रोत हो जाए और उनकी ही भाषा का प्रयोग करने लगे। तो वैसे तो कई इतिहासकार आए, लेकिन उनमें से नैथानिएल ब्रेसे हलहेड के बारे में चर्चा करेंगे आपके सामने, विलियम जोन्स उनके बारे में चर्चा करेंगे, विल्किंस इनके बारे में चर्चा करेंगे,
फ्रेडरिक मैक्समूलर, इनके बारे में चर्चा करेंगे, और विंसेंट आर्थर स्मिथ, इनके बारे में चर्चा करेंगे। इनके लिखने का अगर आपको दृष्टिकोण दोस्तों पता चल गया तो आप जो भी थ्योरी पढ़ेंगे, हड़प्पा का पतन बाह्य आक्रमण से हुआ, ये अंग्रेज ही बोलता है, यानी हड़प्पा का पतन बाह्य आक्रमण से हुआ, वो मेरे दिमाग में घुसाना चाहता है कि आप बाहरी आक्रमण से हमेशा हार ही रहे हैं, इसीलिए हमें भी जीतने का हक है। इस चीज को समझिएगा। आर्य विदेशी थे, इसलिए कि जब आर्य विदेशी थे तो ये सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि जब वो एक विदेशी आकर के यहां रह सकता है तो हमें आप रहने क्यों नहीं देंगे। बौद्धिक लड़ाई दोस्तों इस प्रकार का है। आज का लेक्चर प्योर और प्योर मेंस परीक्षा के दृष्टिकोण से है दोस्तों। प्रीलिम्स के फैक्ट्स आएंगे, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रीलिम्स का दिखेगा, लेकिन आज आपके अंदर एक इतिहास का दृष्टिकोण हम डेवलप करेंगे जिससे कि आपको एक आइडिया आ जाए कि जो इतिहास अब तक आप पढ़ रहे थे गुजरात के विभिन्न टीचरों से, वह सिर्फ एक फैक्ट्स था और फैक्ट्स रटवाने का काम किया जा रहा था। उसी में किसी के पास 2 फैक्ट्स ज्यादा था और किसी के पास 2 फैक्ट्स कम था। कंसेप्ट हिस्ट्री राइटिंग क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ पहली बार आप आईएएस के तैयारी के लिए गुजरात सोचे, इस कारण से मैं ये पहली बार ये मेंस के कंसेप्चुअल लेक्चर को लेकर आया। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि प्राचीन भारत के इतिहास को आधुनिक तरीके से लिखने का जो प्रयास किया गया वो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ही क्यों किया गया। 18वीं शताब्दी यानी 1700 का उत्तरार्ध यानी 1760-65 के बाद ही क्यों किया गया। अंग्रेजों का भारत में जो है आगमन, अगर आप बंधारणी विकास के हिसाब से देखें तो भारत में आगमन 1707 के बाद से फुल फ्लेज हो गया है। वैसे तो अकबर के काल में ही आना शुरू कर दिया था, 1605 ही आप मान सकते हैं, लेकिन 1707 के बाद फुल फ्लेज हो गया था। तो उनको जो है 1707 में जब वो फुल फ्लेज अवस्था में यहां आके बिजनेस करने लगे, सत्ता नहीं मिलेगा औरंगजेब के रहते हुए, तो इनको इतिहास लिखने की आवश्यकता 1765 के ही बाद क्यों पड़ा। सबसे पहले उस कारण को जानिए, ये कंसेप्ट है। तो सबसे पहला कारण है कि आप याद करिए पलासी 1757 में हो चुका और उसके बाद अंग्रेजों को इनडायरेक्ट वे में मीर जाफर को आगे करके बंगाल का शासन अपने हाथ में अप्रत्यक्ष रूप से लेने का मौका मिला। लेकिन जब बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, तो उसके बाद अंग्रेज बंगाल को सीधे अपने नियंत्रण में ले लिए। याद करिएगा, जिसको हम द्विमुखी शासन कहते हैं। आखिर क्यों इसको द्विमुखी शासन कहते हैं? तो अंग्रेज केवल राजस्व वसूलने का सत्ता अपने हाथ में लिया, लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में नहीं लिया, वो तो वहां के लोकल प्रशासन पे छोड़ दिया। तो 2 लोग वहां पे शासन करने लगे। अब ध्यान रखिएगा कि अंग्रेज जब द्विमुखी शासन को अंत करेगा वारन हेस्टिंग्स के आने के बाद, और वह सत्ता भी अपने हाथ में ले लेगा, तो उसके बाद उसको यहां पर वहीवट चलाने के लिए, यहां का प्रशासन चलाने के लिए हमारे प्राचीन चीजों के अध्ययन करने की आवश्यकता उसको महसूस हुई। यहां का इसके पहले का प्रशासन कैसा था, उसके पहले का कैसा था, ये सीक्वेंस में खोजते हुए हमको जाना पड़ रहा है कि चलो पता करें। एक एग्जाम्पल कि हड़प्पा का प्रशासन कैसा था, यानी इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, उसको अगर हम जान लेंगे तो हम उन क्षेत्रों में बेहतर तरीके से प्रशासन कर पाएंगे।
तो अब देखिए उसमें क्या हुआ, आपके मन में आना चाहिए तो ये प्राचीन भारत में ही क्यों निकले। तो अभी बताएं ना कि प्राचीन भारत का व्यवस्थित इतिहास नहीं है। इतिहास है, मनुस्मृति में हमको जो है नियम कानून भी दिखाई देगा, और केवल मनुस्मृति नहीं, स्मृति ग्रंथों में, पुराणों के अंदर पॉलिटिकल हिस्ट्री भी दिखाई देगा। कई जगह हमें मिल रहा है इतिहास, चाहे धार्मिक साहित्य हो या गैर धार्मिक साहित्य हो। बौद्ध धर्म, जैन धर्म के साहित्य में भी हमको इतिहास दिखेगा, लेकिन वह एक व्यवस्थित इतिहास नहीं है। जब हम क्या कहते हैं, बौद्ध साहित्य खोलते हैं तो अजातशत्रु के बारे में तुरंत पता चल जाता है, क्योंकि पाली भाषा में पहला ही लाइन लिखा है कि एकं समयं मगधराज वैदेही पुत्र अजात शत्रु, यानी क्या हो गया, एक समय में मगधराज वैदेही पुत्र अजात शत्रु, मगध का राजा था, विदेह का, विदेह की बेटी का बेटा था, वैदेही का बेटा था, यानी उसकी मां विदेह की थी, यानी वैशाली की थी। इतना तो इंफॉर्मेशन फर्स्ट लाइन में ही हमको पाली ग्रंथ पढ़ने से हो जाता है, लेकिन उसमें यह नहीं लिखता है कि ईसा पूर्व 500 ईस्वी या ईसा पूर्व 492 ईस्वी। ये समस्या है, इसलिए प्राचीन भारत के इतिहास को लिखने की आवश्यकता है। मध्यकाल में क्या हुआ, तो मध्यकाल में जब आप पढ़ेंगे उसका स्रोत एक चैप्टर डिटेल्स पढ़ाएंगे। हर राजा के काल में एक दरबारी इतिहासकार होता था जो उस राजा के सभी चीजों के बारे में वर्णन करता था। उसमें बायसनेस्ट हो सकता है कि राजा के पक्ष में लिख दे या राजा के विरोध में लिख दे, जो जियाउद्दीन बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक के साथ किया। पढ़ेंगे हम लोग, देखिएगा। आपको एक प्रश्न आता है आईएएस में कि हर्षवर्धन तो महान था, किंतु वैनसांग और वानभट्ट ने उसे और महान बना दिया। तो अगर इस प्रश्न को अभी तक नहीं पूछा है, जो हम जोड़ के बता रहे हैं कि अगर इस प्रश्न को ले चलिए, क्या कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, तो आप अगर इस दो क्वेश्चन को क्लैप कर दीजिए, तो अगर ये क्वेश्चन बना दिया जाए कि जिस प्रकार से वैनसांग और वानभट्ट ने हर्षवर्धन को महान बना दिया, तो आप इस विचार से कहां तक सहमत हैं कि जियाउद्दीन बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक को अलोकप्रिय कर दिया। दोनों पहलू लिखेंगे, लेकिन क्वेश्चन जुड़ गया। जियाउद्दीन बर्नी क्यों लिखेगा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अच्छा से? क्योंकि उसको दरबार से निकाल दिया था। तो ध्यान रखिएगा कि मध्यकालीन भारत में बायसनेस्ट हो सकता है, बट इतिहास तो उस राजा के बारे में पूरा लिखा गया, इसलिए हमको उसका क्रमबद्ध इतिहास मालूम है। आधुनिक भारत में तो अंग्रेज का हर काम ही डॉक्यूमेंट जो है डॉक्यूमेंटेशन से होता था, जिसमें डेट लिखा होता था, कोई भी बात मौखिक होता ही नहीं था। तो फिर उस समय का इतिहास जो है वो धीरे धीरे उसको हमारे भारतीय राजा भी अपना लिए, तो उसका इतिहास भी मिलना आसान है, क्योंकि भारतीय राजा को भी चिट्ठी लिखना पड़ता था। इसलिए प्राचीन भारत के ही इतिहास का अध्ययन आधुनिक तरीके से करने की आवश्यकता महसूस हुई। और 18वीं सदी में क्यों हुई, तो उसका एक कारण यही हुआ कि पलासी और बक्सर के युद्ध के बाद, अब आगे तो धीरे धीरे उसका विस्तार ही होता चला जाएगा, जब अंग्रेज भारतीय राज क्षेत्र पर शासन स्थापित किए, तो भारतीय क्षेत्र पर शासन स्थापित करने के बाद एक अच्छा वहीवट देने के लिए उसको जो है भारत के प्राचीन प्रशासन की जानकारी लेने की आवश्यकता महसूस हुई। तो उसमें मध्यकालीन का प्रशासन तो उसको मिल गया, क्योंकि उसका इतिहास व्यवस्थित ढंग से था। प्राचीन भारत में इतिहास क्रमबद्ध नहीं था, इसीलिए उसको प्रशासन की जानकारी के लिए वो प्राचीन भारत के इतिहास को मॉडर्न तरीके से लिखने का प्रयास किया। यह हुआ एक कारण दोस्तों। दूसरा कारण देखिए, 1765 ईस्वी में जब वही बक्सर युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने
प्रशासन भी अपने हाथ में ले लिया। द्विमुखी शासन इस युद्ध के बाद जब समाप्त हो गया तो अब अंग्रेजों को जब आप किसी का एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लेंगे तो उनका न्याय भी करना पड़ेगा। उनके घर में जमीन का विवाद आएगा, कौन देखेगा? विवाह से संबंधित विवाद आएगा, कौन देखेगा? तो मुस्लिमों के लिए देखिए, इसीलिए लिखे हिंदुओं के उत्तराधिकारियों के न्याय प्रणाली। मुस्लिमों के उत्तराधिकारियों के न्याय प्रणाली में थोड़ी सी कम समस्या इसलिए आएगी कि मध्यकाल में जो लिखा गया उसमें कई बातें कानून में लिख दिया गया, उस चीज को जो है वो ट्रांसफर करके और उसके द्वारा जो है वो मैनेज कर लिए। हम आप जब मध्यकाल पढ़ते हैं तो हम जानते हैं इस चीज को कि मध्यकाल में न्याय के स्रोत क्या थे, कानून के स्रोत क्या थे? तो कुरान, हदीस, इजमा, कयास, ये था क्या कहते हैं स्रोत। लेकिन इसके अलावा औरंगजेब कहा जवाबित, उसके आदेशों का भी संग्रह किया गया, वो भी तो एक तरह का कानून था। सल्तनत काल के राजा जो अपने से स्वेच्छा से कोई आदेश पारित किए वो भी तो था। तो उनके पास वो एक लिखित डॉक्यूमेंट था जिसको कि एक जगह इकट्ठा था, जिसको कि ये लोग अपने हिसाब से मैनेज किए। हम लोगों का जो है उत्तराधिकार की न्याय प्रणाली के लिए डिफरेंट बुक्स का उनको अध्ययन करना पड़ेगा। एक स्मृति ग्रंथों में ही मनुस्मृति में कुछ कहेगा तो याज्ञवल्क्य स्मृति में थोड़ा हो सकता है उससे डिफरेंस में बात कर दे। तो इनको हिंदुओं के उत्तराधिकार न्याय प्रणाली में समस्या आने लगी। दूसरा कारण इसलिए इनको लगा कि हम प्राचीन भारत के ग्रंथ का अध्ययन करें, और इसलिए 18वीं सदी के बाद से जो है इन्होंने प्राचीन भारत का आधुनिक इतिहास लिखने का मन बनाया। तीसरा कारण, प्राचीन कायदा और रीति रिवाज उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप केवल कानून का किताब पढ़ लेंगे और उसके साथ अगर उस समय का इतिहास नहीं पढ़ेंगे, उस समय का समाज के बारे में नहीं पढ़ेंगे, तो केवल कायदा से आप इसको दोनों को मिलाएंगे तो जाकर के इंटरप्रिटेशन अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो प्राचीन कायदा की स्थिति को समझने के लिए भी प्राचीन भारत के इतिहास को मॉडर्न तरीके से लिखना पड़ेगा, जिससे अंग्रेजों को लगा कि उनके बाद के पीढ़ियों को, उनके अपनों को नहीं, अंग्रेजों के बाद के पीढ़ियों को जो यहां शासन करने आएगा उनको आसानी होगी। ये था तीसरा कारण। हमारे कायदा और रीति रिवाज को समझना चाहता था वो। दोस्तों, 1857 का जो विद्रोह हुआ, देखिए इसलिए उसके बाद 1857 का जो विद्रोह हुआ और उसके बाद कंपनी के शासन का अंत हो गया, ब्रिटेन का पार्लियामेंट अपने हाथ में शासन ले लिया। तो अब ब्रिटेन के पार्लियामेंट को लगा कि हम अगर भारतीयों के रीति रिवाज या सामाजिक जीवन का अध्ययन नहीं करेंगे तो यह 1857 दोबारा हो सकता है। क्यों गोद लेने की प्रथा को हम कैंसिल किए? उनके मन में यह बात झकझोरा था कि यह भारतीय परंपरा में लंबे समय से चला आ रहा है। जब गोद लेने की परंपरा नहीं थी तो नियोग प्रथा था। तो इंडियन सोसाइटी को समझना पड़ेगा, यहां दत्तक पुत्र को कागज पर लेने पर वही अधिकार है जो कि अगर किसी का अपना बेटा है प्राकृतिक तो हम उनके सामाजिक जीवन में जो है घुस गए थे, इस कारण से भी जो है विद्रोह हुआ था। तो 1857 के विद्रोह के बाद वो हमारे रीति रिवाजों को समझना चाहते थे, इसलिए जो है वो हमारे प्राचीन भारत के इतिहास का मॉडर्न तरीके से अध्ययन करना चाह रहे थे। है कि नहीं मेंस का क्वेश्चन दोस्तों? बस ध्यान रखिएगा, अभी जब पूरा एकदम बढ़िया से पढ़िए। ये आप अगर सोचे हैं, गुजरात के ही बच्चे को मैं मेन कह रहा हूँ क्योंकि बाहर जो है स्टेट वो भी हमें सुन रहे हैं, मेरी सहानुभूति उनसे कम नहीं है, लेकिन उनको एक डायरेक्शन मालूम है। हम लोग जो है अभी क्या हुआ है, मैं तो 2003 से गुजरात में हूँ, हम लोग अभी अवेयर तो हो गए हैं, अपना बच्चा अवेयर हो गया है,
लेकिन बच्चे को गाइडेंस देने वाले जो लोग खड़े हुए हैं उनमें वो अभी स्तर नहीं आया है कि वो आपको आईएएस के लिए बता पाएं कि इसका किस प्रकार से अध्ययन करना है। और इसीलिए आप अवेयर हैं, कुछ करना चाहते हैं, मेरे पास जब फोन आता है, आप में जज्बा है, आप 14-14 घंटे लड़ना चाहते हैं, लेकिन आप जब गाइडेंस के लिए निकलते हैं तो आपको गाइड करने वाले लोगों के पास जो है वो नॉलेज नहीं, वो एक ही चीज लेकर बैठे हैं जो भी यहाँ पे क्लास चला रहे हैं। दिल्ली का हिंदी वाला नोट्स को लेना है, गुजराती ट्रांसलेट करके थमा देना है, मेरी जिम्मेदारी खत्म। लेकिन मैं उन्हें शिकायत भी नहीं कर रहा हूं, उनकी मजबूरी है कि वो पढ़े थे हिस्ट्री, अब पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री, ठीक है ना। होते हैं इंजीनियर, पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स। तो गुजराती में बोलने के कारण आप उनसे करीब भले महसूस करेंगे, लेकिन क्वेश्चन पकड़ाते समय इसीलिए आप असहाय हो जाते हैं क्योंकि किस तरीके से हमको एनालाइज करके पढ़ना है। मैं तो एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं आपको, ये समझ लीजिए, एनसीईआरटी का मैटर आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन उसको आप किस प्रकार से एनालाइज करेंगे उसी लाइन को मैं आपको आज ये सिखाने के लिए आया हूं। वरना हर कोई कहता है कि एनसीईआरटी पढ़ लो, लेकिन बच्चा कहता है एनसीईआरटी में फैक्ट्स ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसको उस तरह से सिखाने वाला कोई नहीं। केवल और केवल दिल्ली से गाइडों को यहां पे लाना है, पहले उसको हाईलाइट करना है, बाद में उसका अनुवाद कर देना है और कहना है कि देखिए हमने उसके जैसा बनाया। तो भाई आप उपग्रह हुए ना, ग्रह तो वो था। आज सूरज से प्रकाश मिलता है तो हम ये उपग्रह पढ़ के क्या करेंगे? उपग्रह को पढ़ करके हम प्रकाश कैसे लेंगे? इसीलिए स्वयं तारा बनिए। मैं भी नहीं कहता हूं कि मैं बहुत जानता हूं, मैं आपको तारा बनने की प्रक्रिया में हीलियम और हाइड्रोजन जो है वो जो है हाइड्रोजन हीलियम में बदलेगा और हीलियम के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन के अंदर संलयन की प्रक्रिया होगी, तब जाकर के जो है ऊर्जा निकलेगा। तो हम तो आपको संलयन की प्रक्रिया सिखा रहे हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि हम इतिहास में जानकार नहीं हैं। हमें कभी मत कहिएगा कि तोमर सर इतिहास के जानकार हैं। तोमर सर इतिहास के एक अच्छे छात्र हैं, कैसे उसको डील करना है वो आपको बता रहे हैं। पूरी इतिहास जो हमने कोर्स लॉन्च किया है उसमें आपको इस तरीके से एनालाइज करना सिखाएंगे। पूरा संविधान, आज चूंकि पॉलिटी के क्लास में नहीं है, इसी तरह से एनालाइज करेंगे। दरअसल मेरे आने का मकसद इतिहास में ये था कि यूट्यूब पर हमारे पॉलिटी के क्लास आ गए हैं, भारत डिजिटल क्लास पे के यूट्यूब पे, ज्योग्राफी का भी 1-2 दिन में आ जाएगा, साइंस टेक का आने वाला है। तो हमीर का रिक्वेस्ट था कि सर एक इतिहास का आप लेक्चर डालिए। तो हम कहे नहीं, इतिहास का मैं बेसिक लेक्चर डालूंगा जिससे कि बच्चे को पता चले कि हिस्ट्री में को पढ़ा कैसे जाता है, पहले ये जाने। 3 सीरीज में आएगा। आज है उपनिवेशवादी इतिहासकार, फिर आएगा राष्ट्रवादी इतिहासकार, फिर आएगा मार्क्सवादी इतिहासकार। फिर आप देखिएगा कि आपको इतिहास पढ़ने में कितना आनंद। जो लाइन पढ़िएगा कहिएगा अच्छा ये उपनिवेशवादी बोल रहा है, ये राष्ट्रवादियों का कहना है, अच्छा ये लग रहा है तटस्थ लोगों का कहना है। तो हम लोग जो है उस इतिहास को देख रहे हैं। तो अब जरा देखें तो 1857 के विद्रोह के कारण यहाँ के सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करना जरूरी था, नहीं तो ये बार बार विद्रोह ना हो जाए, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको पढ़ने का शुरुआत किए। अब देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य को अगर मजबूत करना है तो भारत में बहुसंख्यक कौन है? हिंदू। उस समय पाकिस्तान बांग्लादेश को जोड़ भी देंगे तो भी अगर आज के स्केल पर आप देखेंगे तो लगभग 100 करोड़ हिंदू के सामने 100 से ज्यादा 131 करोड़ में 18 या 20 करोड़ मुस्लिम होंगे, तो 100 से ज्यादा करोड़ के सामने मुस्लिम आबादी 40 करोड़ आज के भी समय में होगा। तो बहुसंख्यक है हिंदू। तो जब भी कोई बड़ा विद्रोह होगा और अगर वह हिंदू वर्ग मुस्लिम विद्रोह में शामिल नहीं हुआ है, यह बिल्कुल नहीं समझिएगा दोस्तों। 1857 के विद्रोह में हिंदू और मुस्लिम एक बराबर लड़ा है। क्या कहते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद की भी भूमिका वही है।
खान अब्दुल गफ्फार खान की भी भूमिका वही है। तो अपने को हिंदू मुसलमान ऐसे नहीं सोचना है, अंग्रेज जो सोचा वो बता रहे हैं कि अगर मुस्लिम विरोध करेगा तो वो आबादी का 40% होगा, हिंदुओं की आबादी का, और टोटल आबादी का 30 या 25% होगा। हिंदू अगर विद्रोह करेगा तो एक बड़ा विशाल आबादी विद्रोह करेगा, इसीलिए पहले फूट उसमें डाला जाए। तो उसमें फूट डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हिंदू धर्म की कमजोरियों को जानना जरूरी है। ऐसा मत समझिएगा कि हिंदू धर्म में कमजोरी है, कोई धर्म ही नहीं है जिसमें अच्छाई भी है और जिसमें कमजोरी भी है। कोई भी सिस्टम आप डेवलप करेंगे तो कुछ कमियां भी होंगी और बहुत अच्छाइयां भी होंगी। तो उसी कमियों को सुधारते जाना है जिससे कि वह ऑर्गेनाइजेशन एक मजबूत हो। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, मुस्लिम धर्म ही है तो उसमें अच्छाइयां भी हैं, कुछ कमियां भी होंगी। कारण कमियां नहीं होती हैं, जिस दिन धर्म को स्थापित किया जाता है, किया गया होगा, तो अपना धर्म का तो आदि ही नहीं पता है, क्योंकि बहुत पुराना सनातन धर्म बोलते हैं। तो जिस दिन किया गया होगा उस दिन जो व्यवस्था बनाया गया, समय के साथ समाज बदलेगा, समय के साथ जो है राजनीति बदलेगा, तो हो सकता है उससे धर्म के बारे में थोड़ा सा बदलाव धर्म जो है वो डिमांड करेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताइए कि आज जो है हिंदू धर्म में विवाह में कितने लोग इकट्ठे होते हैं? मुस्लिम में भी होते हैं, ईसाई में भी होते हैं, लेकिन क्या कोरोना के आने के कारण हम उसमें कटौती किए कि नहीं किए? जरा इसको सोच के देखिएगा। क्या कहते हैं, मृत्यु के बाद शमशान जाने में या कब्रिस्तान जाने में एक लंबा भीड़ होता है स्वजनों का। क्या कोरोना के कारण हम उसमें कर्टेल किए कि नहीं किए? तो वैसे ही जो परिस्थितियां आएंगी तो उससे के कारण जो सुधार करना होता है उन कमियों को समझिएगा। नहीं तो ऐसा नहीं दोस्तों कि दिमाग पे माथा पे हाथ रख के बैठ जाना, अरे मेरे धर्म में कमजोरी है या अरे उसके धर्म में कमजोरी नहीं। हर व्यवस्था में पॉजिटिव और नेगेटिव चीज आता है। तो हिंदू धर्म में जो कमजोरियां थीं उन कमजोरियों को क्या कहते हैं, उजागर करना है, जिससे कि कुछ वर्ग ऐसा निकलकर हिंदुओं से आ जाएगा, इनको लगा जो हमारे समर्थक हो जाएंगे। तो अगर कोई उसके बाद विरोध करता है या विद्रोह करता है तो उस समर्थक वर्गों से उस आंदोलन को कमजोर करने के लिए हिंदू धर्म के कमियों को उजागर कराएंगे, जिससे समाज दो भागों में बंट जाएगा। इस कारण से भी वो हमारे प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन करने का प्रयास किया और 18वीं सदी के बाद किया। दोस्तों, यह था एक छोटा सा पार्ट मेंस का। यदि यह रेगुलर क्लास होता तो इसको हम आपको 200 शब्दों में लिखाते, इतने कारण आपको बताते। लेकिन आपके दिमाग में अब एक बात बैठ गया होगा कि 18वीं शताब्दी के बाद प्राचीन भारत के इतिहास को मॉडर्न तरीके से लिखने की आवश्यकता क्यों महसूस की गई अंग्रेजों के द्वारा। तो अब अंग्रेजों के द्वारा अगर महसूस की गई तो सबसे पहले कौन आएंगे? उपनिवेशवादी इतिहासकार आएंगे। पहले वो हमारे बारे में कुछ उल्टा पुल्टा लिखेगा तब ना हम काउंटर करेंगे। तो सबसे पहले आते के साथ जरा ये बताइए कि वो अपना इतिहास कैसे लिख देंगे। उसके लिए पहले प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा। हमारा प्राचीन ग्रंथ जो है वो संस्कृत में है, ठीक है, ये अंग्रेजी भाषी लोग हैं। तो पहला फेज तो इनका क्या होगा? ट्रांसलेशन का। शुरू में जो इनके आएंगे इतिहासकार, वो क्या करेंगे? हमारे विभिन्न धर्म ग्रंथों का पहले वो इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे और अगली पीढ़ी उस ट्रांसलेशन को पढ़ के तब जो है इतिहास लिखने का प्रयास करेगी। ये पहला चीज ध्यान रखिएगा। कभी भी अकबर अनुवाद विभाग खोला था, पहले हमारे संस्कृत के ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद किया। तो अकबर जो है पहले इस चीज को किया, उसके बाद जो है अकबर
अपने लिए किताब और भी कहा कि कुछ ओरिजिनल बुक भी लिखिए। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में आधुनिक संशोधन के लिए किए गए काम और योगदान को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उपनिवेशवादियों का, जिसमें पहला स्टेप जो है ट्रांसलेशन का होगा। हमारे भारतीय ग्रंथों का वो ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले ये अपना जो है मनुस्मृति का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया गया था, एक कोड ऑफ जेंटू लॉ या ऑर्डिनेशंस ऑफ द पंडित्स। इसके लेखक हैं नेथानेल ब्रेसे हेलहेड। यही हमने आपको यहां पे लिखा है 1776 ईस्वी में। बोलिए, रटते थे ना अभी तक आप? क्लास 3 में भी क्वेश्चन आता है, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद का नाम क्या है? ए कोड ऑफ जेंटू लॉ किसने किया? तो लेकिन अब आपके पास बताइए ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स भी आ गया और आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग वाला ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स आया कि 1776 ईस्वी में नेथानील ब्रेसे हेलहेड ने मनुस्मृति का अंग्रेजी में एक कोड ऑफ जेंटू लॉ या ऑर्डिनेशंस ऑफ द पंडित्स के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया। यह है पहला योगदान। पहले यह ट्रांसलेशन होगा, उसके बाद विलियम जोन्स, इनको लगा कि एक आदमी अगर किसी एक किताब को अनुवाद करेगा तो उसका जीवन खत्म हो जाएगा। आज के जैसा फास्ट जमाना तो नहीं है कि आप गूगल में डाल के इधर उधर कुछ भी करते रहिए। तो एक व्यक्ति अगर अनुवाद करेगा तो ज्यादा से ज्यादा एक किताब, 2 किताब, क्यों ना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए। ऑर्गेनाइजेशन आपके पीछे है, एक संगठन बनाया जाए। जब संगठन बनाएंगे तो उनसे जो लोग जुड़ेंगे, उनके जुड़ने से ज्यादा लोग जब जुड़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा किताब अनुवाद हो पाएगा। या कुछ लोग उनमें से अगर संस्कृत जानते होंगे तो वो डायरेक्ट रिसर्च करना शुरू कर देंगे। इस कारण से जो है इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के ये सिविल सर्वेंट थे विलियम जोन्स, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ठीक है, देख लीजिए पीटी का फैक्ट्स है ना कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना ऑफ बंगाल कौन किया था? विलियम जोन्स। लेकिन आज आप अब उसके ऑब्जेक्टिव के साथ जान रहे हैं कि विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना किस उद्देश्य से की थी। प्राचीन भारतीय पुस्तकों का ट्रांसलेशन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हो सके, इसके लिए जो है इन्होंने किया था। और कुछ लोगों को अगर संस्कृत आएगा, अंग्रेजों को कुछ अध्ययन भी करेंगे भाषा का, तो हमें काम तो क्या होगा उससे, वो डायरेक्ट भी रिसर्च कर सकेंगे। अब अगला अनुवाद, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे लोकप्रिय किताब था। तो मनुस्मृति का अनुवाद इसलिए किया वो लोग पहले कि वो क्या था, उस समय का हिंदुओं का कानूनी ग्रंथ था। तो वो पहले हमारे प्राचीन लॉ को जानने के लिए सबसे पहले उन्होंने मनुस्मृति का अनुवाद कर दिया एक कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से। उससे वो प्राचीन न्याय प्रणाली से परिचित हो सके। अब समाज को यदि समझना है तो कालिदास का जो नाटक है वो एक सामाजिक नाटक है। तो उनमें से एक अभिज्ञान शाकुंतलम का सिलेक्शन हुआ। उसको कौन अनुवाद किए? 1789 में विलियम जोन्स ने कालिदास के नाटक का अनुवाद किया। अब जरा बताइए कि ये तीनों के तीनों फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं? कि मनुस्मृति का अनुवाद 1776 में नेथानील ब्रेसे हेलहेड के द्वारा किया गया। क्यों किया गया वो भी आपके दिमाग में आ गया। विलियम जोन्स के द्वारा 1784 ईस्वी में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है, या एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कलकत्ता में की गई। और 1789 में सर विलियम जोन्स ने कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया।
आपको 3 फैक्ट्स भी दिए जो गुजरात के परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन आता है, निचले में क्लास 3 में। और आज अब आप क्लास 3 के लायक नहीं रहे, आपको दिमाग में इन कर गया कि अच्छा वजह ये था, क्यों पहले चुना उसने मनुस्मृति को, संस्था स्थापित किया। फिर एक आदमी कोई स्वतंत्र विचार का भी होगा जो अपने से कालिदास के किताब का ट्रांसलेशन किया। 1785 ईस्वी में अचानक जो है उनको लगा कि हिंदुओं का जो सबसे होली टेक्स्ट है गीता, अगर उसका जो है हम अनुवाद कर जाएं तो फिर हम सारा कल्चर समझ जाएंगे इनका। क्या देख रहे हैं, पहले ये हमारे कोर में क्या है, कौन सी किताब है, उसको पकड़ने का प्रयास किया। पहले वो एक लॉ को जो है अनुवाद करके रख लिया कि जिससे उनको न्याय में दिक्कत ना हो। समाज समझना चाह रहा था, अभिज्ञान शाकुंतलम। और हिंदू और गीता एक दूसरे का पर्यायवाची है, हम सबसे ज्यादा गीता से ही प्रेरित होते हैं। तो गीता को जो है अगर अनुवाद कर दिया जाए तो क्या होगा, हम जो है हिंदुओं के धार्मिक पहलुओं का अध्ययन कर लेंगे, ये उनका सोचना था। 1785 में विल्किंस के द्वारा भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। ये सबसे बेहतरीन फोटो गीता के लिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमद्धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, ये जो है सबसे लोकप्रिय है श्लोक गीता का। अब जो है ये है उनकी फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन द भगवत गीता, विल्किंस के द्वारा। ये किताब जो है इस टाइटल में आया था, तो आपने इसको भी देखा। आप बताइए कि आपके अंदर किस तरह का चीज आ रहा है। अब बंगाल में आप जिस चीज का, देखिए क्यों, बंगाल में आप जिस चीज का अध्ययन कर रहे हैं उससे नॉर्थ इंडिया को आपने रिफ्लेक्ट किया। वेस्टर्न इंडिया का क्या होगा? आप कहेंगे तो साउथ का क्या होगा? अरे तो साउथ में पहुंचने में उसको देर लगा, टीपू सुल्तान को हराएगा उसके बाद है ना। यहां तो आंग्ल मराठा में जो है वो घुस चुका था, और बंबई को तो वो अपना जो है पहले से जगह बना के रखा था, सूरत। तो पश्चिम भारत को जो है समझना जरूरी है, वहां के कल्चर को जानना जरूरी है। इसीलिए इसने 1804 में मुंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया। 1804 में ये चल रहा है अभी इनका कंट्रीब्यूशन, ट्रांसलेशन, अभी मतलब भारत को समझने की प्रक्रिया चल रही है। अब जब ये 1823 में, अब जब ये कई एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना जो है कर दिए, क्या कहते हैं, बंगाल में, मुंबई में, चेन्नई में, आगे चल के, तो इन्होंने कहा कि अब इनके बीच संकलन बनाने के लिए इसको ब्रिटेन में एक बना दो, वहां से इसके ऊपर कंट्रोल रहेगा। तो इसलिए 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप फर्स्ट फेज को समझे होंगे। अब इसके बाद इनको होने लगा तकलीफ ये होने लगा कि ये जो अध्ययन किए उससे ये अपने को तो महसूस करा लिए कि भारत का समाज क्या है, भारतीयों के मन में कैसे डालिए कि अंग्रेज विदेशी नहीं है, हम दोनों के पूर्वज एक ही हैं। अब ये इनको एहसास कराना है हमको, हम दोनों के पूर्वज एक ही हैं, बस फर्क इतना ही है कि हम उधर चले गए यूरोप और आप चले आए इधर। इस चीज को साबित करने के लिए विलियम जोन्स कहता है कि यूरोपीय भाषा और संस्कृत भाषा, ईरानी भाषा, इन सबों में बड़ी समानता है, यानी हम सब एक ही हैं। उसके लिए यहां पर एक चार्ट बता रहे हैं कि वो किस प्रकार से जो है ये दिखाना चाहता है कि हिंदी का 2, पंजाबी का 2, संस्कृत में द्वि, संस्कृत का द्वि, बंगाली में द्वि, और ये आगे बढ़ते बढ़ते, ये देखिए, ये द्वि आगे बढ़ते बढ़ते अंग्रेजी में जाके हो जाता है 2। देखिए आयरिश में भी दो को कहते हैं डो। क्या कहते हैं, ये देखिए, संस्कृत जो है ये इंडो यूरोपियन भाषा में होता है द्वह,
और इंडो यूरोपियन से वो बताने का प्रयास किया कि द्व में बदला, दो में बदला, इधर चला तो ट्वाई बन गया प्रोटो जर्मेनिक में, और वो ट्वाई अंग्रेजी में जाकर के टू हो गया। देखिए इसी तरह इंग्लिश का वन, संस्कृत का एकस, एनस, यूनस, हेज, ऐसे करके वो दिखाने का प्रयास किया कि इंडो यूरोपियन ग्रुप एक भाषा है, यूरोपीय और भारतीय भाषाओं में समानता है। इसके आधार पे नहीं बता रहे हैं दोस्तों, मैं पाली पढ़ा हूं, मैं इसको करीब से देखा हूं, वो मैं भी आपको बताने जा रहा हूं। आप देखिए कि कैसे मैच करता है। काक माने कौआ, काक माने कौआ, वो भी क से ही उच्चारण करता है, क्रो। अब दो भाषा है तो कुछ वर्ड तो डिसिमिलर होगा, लेकिन अगर हमारा और उसके भाषा में कोई सिमिलरिटीज होगा, जैसे हिंदी गुजराती में कोई सिमिलरिटीज होगा, तो आम को आप केरी कह देते हैं, बट खाओ छू खाते हैं कहते हैं ना। सिमिलरिटीज के आधार पर भाषाओं को नजदीक और दूर माना जाता है। तो काक, कौआ, क्रो। हम भी कहते हैं नहीं, नो, न से ही उच्चारण होता है। संस्कृत का पितृ, हिंदी का पिता, यूरोपियन लैंग्वेज में जाके होता है फैटर, जर्मेनिक में जाके होता है वटर, अंग्रेजी में हो जाता है फादर। मातृ, माता, मैटर, मदर। क्या देख रहे हैं? ये विलियम जोन्स बताने का प्रयास किया। एक्चुअली अगर इसको इस बोर्ड पर आप समझना चाहें तो यूरोप से लेकर के, यानी इंग्लैंड से लेकर के भारत में आसाम तक, बंगाल और उड़ीसा को मिला दीजिए, यहां तक की भाषा को, और यहां नीचे भारत में अगर यहां देखेंगे तो इसको मान के चलिएगा मराठी तक, गुजराती भी उसमें शामिल है। ये पूरे भाषा को कहते हैं इंडो यूरोपियन ग्रुप की भाषा। पूरे विश्व में 7 ग्रुप है भाषा का, यानी जितनी भाषाएं हैं उनको 7 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। उनमें से जो बड़ा ग्रुप है अपना, वो है इंडो यूरोपियन, संख्या में नहीं, जिसका डोमिनेंसी रहा इंडो यूरोपियन। पूरे अफ्रीका में जिस ग्रुप की भाषा बोली जाती है, चाहे जिम्बाब्वियन बोलिए, चाहे नामीबियन बोलिए, जिस ग्रुप की भाषा बोली जाती है उसको कहते हैं स्वाहिली भाषा। चीन से लेकर के जापान, कोरिया, ये जो बोलते हैं, ये है मंगोलियन ग्रुप की भाषा। ऐसे करके पूरे विश्व की भाषाओं को 7 ग्रुप में बांटा गया है। उसमें हम लोग जिस ग्रुप में आते हैं उसको कहते हैं हम लोग इंडो यूरोपियन ग्रुप। इंडो यूरोपियन ग्रुप। ये पूरा का पूरा पाली लैंग्वेज पढ़ाते इसमें हम चार्ट बना के बताते थे, लेकिन आपको नहीं बताएंगे, इतना समय नहीं लेंगे। अब इंडो यूरोपियन ग्रुप क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं आई ईट मैंगो, मैं यानी सब्जेक्ट आम खाता हूं, तो दूसरे तरफ भी आप यही कहते हैं कि मैं आम खाता हूं। यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, उस आधार पर हमने कहा इंडो यूरोपियन ग्रुप। अब ये देखिए 2 भागों में बटा है, कैंटूम और सेंटूम कहते हैं ग्रुप उसको। आपको उतना दूर नहीं ले जाएंगे, हम विलियम जोन्स की बात को समझा रहे हैं। दरअसल ये है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की भाषा, और ये है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की भाषा। इस आधार पर कैंटूम और सेंटूम ग्रुप में 2 भागों में इस भाषा को बांटा गया है, इंडो यूरोपियन को। देख लीजिए, हम लोग यहां हैं गुजराती में तो हूं केरी खाओ छू, मराठी में मी आम खाता आहे। यानी क्या देख रहे हैं? सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट ही रखते हैं, हूं खाओ छू केरी, फिर ये स्टेटमेंट बदल गया।
आप जोर देकर कहना चाहते हैं, इसीलिए हूं खाओ छू, नहीं, हूं केरी खाओ छू, लेकिन यहां आई मैंगो ईट आप नहीं कहते हैं। इस आधार पर इंडो यूरोपियन ग्रुप को दो भागों में बांटा गया है। कहां पे बांटना है? तो यूराल माउंटेन जहां पे है, तो यूराल माउंटेन कहां पे है? रूस में। ये ऐसे एशिया और यूरोप को अलग करता है। इसके इधर एशिया, इसके इधर यूरोप। यूराल पर्वत के बाद यूराल नदी और कैस्पियन सागर जो है, ये है सीमा। इसके इधर की सभी भाषाएं इस पे चलती हैं S+V+O पे, और इसके इधर की सभी भाषाएं चलती हैं S+O+V पे। इसको ही आधार बना के विलियम जोन्स कहा कि समानता है। ठीक है। अब इसमें भी फिर ग्रुप बटेगा, कोई होगा लैटिन ग्रुप, कोई होगा जर्मैनिक ग्रुप, कोई होगा तोखरिन ग्रुप, कोई होगा हतीती ग्रुप, कोई होगा रोमन ग्रुप। तो वैसे ही अपने यहां जो है ये दो भागों में बटा है, इंडो ईरानियन और इंडो आर्यन। इसको कहां से बांटेंगे? ये बटेगा सिंधु नदी के उस पार, और ये यूराल पर्वत से लेकर के ये पूरा सऊदी अरबिया वगैरह सब, ये है इंडो ईरानियन ग्रुप की भाषा, और हम लोग हैं इंडो आर्यन ग्रुप की भाषा। इसका मतलब कि एक हिंदी, गुजराती, मराठी बोलने वाला आदमी वैज्ञानिक रूप से पहले पर्शियन सीखेगा, क्योंकि वो एक ग्रुप में है S+O+V में, तब जाकर के वो अंग्रेजी सीखेगा। और इंडो आर्यन ग्रुप की जो भाषाएं हैं उसमें पुरानी भाषाओं में से संस्कृत, प्राकृत, पाली, जो कि निकला है वैदिक छांदस से। कभी भी मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं, संस्कृत नहीं है वो जो वेद की भाषा है, वो वैदिक छांदस है। संस्कृत को तो पाणिनि ने बनाया है ग्रामर लिख करके। तो पाली, प्राकृत, संस्कृत, सौरसेनी, पैसाची जो भी हैं भाषाएं प्राचीन, वो सब वैदिक छांदस से निकला है। और उन भाषाओं के बेस पर आज जो है बंगाली, गुजराती, मराठी, हिंदी, इन भाषाओं का विकास हुआ है। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा मैं जब पाली लिटरेचर लैंग्वेज पढ़ाता था तो मैं ये पूरा का पूरा 2 घंटे का मुझे लगता था लेक्चर इसको समझाने में। लेकिन आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि विलियम जोन्स ऐसा क्यों साबित किया? भारतीयों से नज़दीकियां बताने के लिए। हम कोई बाहरी नहीं हैं, हमारे आपके पूर्वज एक ही थे। ये एक संजोग है कि हम पश्चिम चले गए और आप पूरब आ गए, इसका मतलब आप भी विदेशी हैं। देखिए, इससे निकला है। इसीलिए जितना हक आपको भारत में रहने का है उतना ही हक हमको भी भारत में रहने का है, यह साबित करना चाह रहा है उपनिवेशवादी इतिहासकार। आगे बढ़े हम लोग। अब ट्रांसलेशन का समय खत्म। अब जो है किताब लिखा जाएगा भारत के बारे में। तो सबसे पहले आए फ्रेडरिक मैक्स मूलर, 1823 से लेके 1902 इनका जीवन का काल है। ये है फ्रेडरिक मैक्स मूलर। अब इन्होंने, ये थे तो जर्मन, लेकिन इनका ज़्यादा समय ब्रिटेन में बीता, इसलिए इन्होंने भारत में आकर के तमाम प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया और उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। अभी भी प्रॉपर इतिहास नहीं लिख रहे हैं, उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया और उसका नाम रखा इन्होंने द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज। द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज, ये जो है एक उस किताब का आपके सामने हमने रखा है टाइटल, द सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट, ट्रांसलेटेड बाय वेरियस ओरिएंटल स्कॉलर्स। कई लोगों ने किया, उनमें से बाय मैक्स मूलर। ये वॉल्यूम 41 है। इनके यह किताब, ये देखिए यहाँ 50 भागों में संपादित हुआ है, जिसमें सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज
पूरब के धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद किया गया, यानी उसमें कुछ ईरानी किताबों का भी अनुवाद है, धर्म ग्रंथों का, कुछ भारतीय धर्म ग्रंथों का है, लेकिन ज़्यादा वो चूंकि उपनिवेशवादी हैं, हमारे यहाँ शासन करना चाहते हैं, तो ज़्यादातर उन्होंने ज़्यादा जो वॉल्यूम है वो भारत के धर्म ग्रंथों का ही उसमें स्थान मिला है। ये है मैक्स मूलर के द्वारा। अब ये 51 सीरीज दे दिए, 50 सीरीज दे दिए किताब का, अध्ययन करना लोगों के लिए आसान हो गया। मैक्स मूलर का ये योगदान था। अब इन्होंने जो भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया, उसके आधार पर इन्होंने हमें क्या समझा। सबसे पहले ये देखें ना कि इनके द्वारा हम भारतीय क्या थे। तो इन्होंने कहा कि प्राचीन भारतीय के लोगों को इतिहास और तिथि क्रम की जानकारी नहीं थी। अच्छा, माना आप हमारे वेद का अनुवाद करिए, आप हमारे गीता का अनुवाद करिए और उम्मीद करिए कि वो मेरा धार्मिक ग्रंथ है उसमें तिथि आएगा। आपके बाइबल में तिथि आएगा? नहीं आएगा। अगर हम उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो वो धार्मिक ग्रंथ। आप एक बार कलहन की रासतरंगिणी को तो अनुवाद करके देखते तो आपको पता चलता कि इतिहास में तिथि क्रम है कि नहीं। आप जो है चंद्रबरदाई के किताब को, पृथ्वीराज रासो को तो अनुवाद करते तो आपको पता चलता कि किताब में तिथि क्रम है कि नहीं। लेकिन आपको जो ऐसा प्रश्न आएगा कि उपनिवेशवादी इतिहासकारों ने 18वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय क्या कहते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के आधुनिक लेखन का प्रयास क्यों किया, उनके योगदान और उनके द्वारा भारतीयों के बारे में दिए गए मंतव्य, उनका क्या था हमारे लिए, यही अच्छा सा बात वो हमको कहे हैं। कमेंट में बोल रहे हैं दोस्तों। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि भारत के लोगों को स्वेच्छाचारी शासन के अंदर रहने का आदत था, टेव था। निरंकुश तो कम से कम चलिए नहीं बोला, स्वेच्छा प्लस आचार, यानी इनका कहना था अब ये 1800 ईस्वी में आकर के, ठीक ना, और हमको सिखा रहे हैं कि मेरे यहाँ देखो इंग्लैंड में कितना अच्छा है, मेरा राजा स्वेच्छाचारी नहीं है, मंत्री परिषद के सलाह पे काम करता है, डेमोक्रेसी आ गया है। माना आप अपना 1800 ईस्वी गिनिए, हमको चंद्रगुप्त मौर्य के सामने कहिए कि देखिए तो आपके जो हैं राजा वो मंत्रियों के सलाह के बिना काम कर। अरे भाई, उस काल में भी चाणक्य कहता है कि मंत्री रखना चाहिए। राजा मंत्री के परामर्श का अवहेलना कर सकता है, कोई तो एक ही आदमी होगा ना डिसीजन लेने वाला, लेकिन उसको मंत्री रखना होगा। तो आप देख लीजिए कि उस समय डेमोक्रेसी जैसा और क्यों नहीं था, वैशाली में गणतंत्र भी तो था। अब उस समय का प्रजासत्ताक हम आज के जैसा सोचें, ये संभव नहीं हो पाएगा दोस्तों। सोसाइटी में विकास धीरे धीरे होता है। भाई आप ही के यहाँ अगर इतना ही अच्छा था सब कुछ, तो ये लॉर्ड और अर्ल और नाइट क्या कर रहे थे आपके समाज में? भाई आपका समाज भी तो फ्यूडल ही था, सामंतवादी ही था। इसके लिए शिकायत नहीं करना है, ये तो एक समाज के विकास की प्रक्रिया है। तो उस प्रक्रिया से चलकर आप 1800 ईस्वी को देख रहे हैं, आप हमारी अन्य परिस्थितियों को नहीं देखे। एक सोसाइटी विकास कर रहा था अपने समाज का, प्रशासन का विकास हो रहा था, इतने में जो है मुस्लिम आक्रमण हुआ और दिल्ली सल्तनत में एक नई सोसाइटी आकर के शासन करने लगी। पुराना ब्रेक हो गया, एक नया व्यवस्था आ गया। क्या देख रहे हैं? अभी दिल्ली सल्तनत में वंश बदल जा रहा है, राजा नहीं बदल रहा है, डायनेस्टी बदल जा रहा है। गुलाम वंश के अंदर ही 3 वंश है, कुतुबी कुतुबुद्दीन ऐबक का, शमसी इल्तुतमिश का, बलबनी बलबन का, खिलजी तुगलक। क्या देख रहे हैं? डायनेस्टी बदलेगा तो क्या होगा, एक नया एक जो है और नई कबीला आकर के शासन करने लगा है। उनका मुस्लिम हैं बट वो कबीला अलग अलग हैं, वो फिर अपने हिसाब से जो है प्रशासन को डेवलप करने लगे। और दिल्ली सल्तनत के बाद फिर बाबर आ गया और उसके बाद तो आप ही ना आ गए मुगलों के बाद। तो क्या देख रहे हैं आप,
कि हम वो मिडिल काल में जो हमारा ब्रेक हो गया, इस कारण से हम डेमोक्रेसी तक नहीं पहुंच पाए। नहीं तो हो सकता था कि आप ही के यहां का जैसा हाउस ऑफ लॉर्ड्स कि उच्च वर्ग के लोग ही चुनकर आएंगे और हाउस ऑफ कॉमन्स हमारे यहां भी होता 1800 ईस्वी में, ऐसा हो सकता था। लेकिन उन्होंने यही कहा कि नहीं, भारतीयों को स्वेच्छाचारी शासकों के नीचे शासन के कारण कि यदि मैं आपसे बिना पूछे शासन करूं तो हमको करने दीजिए, आपको तो टेव है। बात समझे? इस चैप्टर को ऐसे पढ़ना है कि हमें तो टेव है कि हम तो स्वेच्छाचारी शासन के नीचे शासन करते हैं, इसलिए गवर्नर जनरल करना चाहे तो करने दें, वायसराय जो कहना चाहे कहने दें। ये जो है हमारे ऊपर बौद्धिक प्रहार हो रहा है उपनिवेशवादियों के द्वारा। क्या कहा? भारतीय सांसारिक समस्याओं की चिंता छोड़ करके सांसारिक समस्याओं की, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं सोच रहा है भारतीय, अध्यात्म में लगा हुआ है। ठीक ना? भारतीय परलोक के बारे में सोचता है कि अगला जन्म मेरा अच्छा हो, इन्होंने अपने बारे में कहा। तो जरा एक बात बताइए, इतना सा आपका कंट्री था, इतने सा था, और आपने आज भले भारत की जनसंख्या ज्यादा हो, लेकिन आपसे सवाल किया जा सकता है कि अमेरिका के 30 करोड़ आबादी में जो 20 करोड़ गोरे हैं वो कहां से आए हैं? ऑस्ट्रेलिया में जो गोरे हैं वो कहां से आए हैं? अफ्रीका के गोरे कहां से आए हैं? भाई साहब, इतने छोटे क्षेत्रफल में आपने मेरे बराबर जनसंख्या जो है पूरे विश्व में बिखरा दिया, जिस कारण से आज हमारी जनसंख्या बड़ी दिखती है। तो इतने छोटे से जगहों में जब आपकी जनसंख्या इतनी अधिक हो जाएगी तो फिर आप उत्पादन हाथ से अगर करेंगे तो आप उस डिमांड को पूरा कैसे करेंगे? इसलिए आपको जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की आवश्यकता पड़ी। हमारा अगर जनसंख्या ज़्यादा था तो हमारे पास क्षेत्रफल भी तो ज़्यादा था, इसलिए हम अगर उस समय तक हाथ से ही उत्पादन करते रह गए तो हम उन आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हुए। दूसरा, इतने छोटे से जगहों में जैसे ही जनसंख्या बढ़ा आप तो उसको विस्थापित कर दिए ना, कहीं और ले जाके शिफ्ट कर दिए। तो आपके पास जब ह्यूमन पावर कम होने लगेगा तो आप मशीन का आविष्कार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और भी कई कारण है, लेकिन आज हम इसके कंटेस्ट में बोल रहे हैं। इतिहास इसी का नाम है दोस्तों। मैं जिस भी शिक्षक से पढ़ा हूँ इतिहास, दिल्ली का कोई टीचर हमको नहीं पढ़ाया है, पहले बता देते हैं, ये कोचिंग वाला है, उसको दम नहीं है, उसको हम भी पढ़ा सकते हैं बिठा करके, चाहे वो 1 नंबर क्यों ना हो कहीं पे। लेकिन मुझे जो पढ़ाया है दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने, वो हम लोगों को जब पढ़ाते थे तो इतिहास के बारे में कहते थे कि देखो बच्चों, इतिहास इसी का मतलब है कि हम तुमसे असहमत हो, तुम हमसे असहमत हो, लेकिन दोनों में से जिसके पास तथ्य है वो सही है। तुम्हारे तथ्य के हिसाब से तुम सही होगे, मेरे तथ्य के हिसाब से हम सही होंगे। तो हम लोग दोस्तों कई बार नहीं कहने का मन इच्छा होता है, वो दुखी होकर के बोलते हैं कि यहाँ पर जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं इतिहास में, मैं तुलना कैसे करूं उनके साथ। मैं तो कह रहा हूं ना कि जो मैं पढ़ा हूं, हाँ, मुखर्जी नगर में जो इतिहास पढ़ाते हैं वो नहीं कह देंगे कि कुछ नहीं जानते, लेकिन वो मुझे नहीं इतिहास पढ़ा पाएंगे, इतना तय है। लेकिन यहां जो देखते हैं लाखों, हड़प्पा पर केवल और केवल फैक्ट्स ला करके और उसको जो है बढ़ा चढ़ा करके जो है क्या कहते हैं, कौन कितना ज्यादा फैक्ट्स लाता है, वो हड़प्पा बहुत अच्छा पढ़ा है। डिस्कशन किसी को करने नहीं आ रहा है। कौन कितना ज्यादा मौर्य पर फैक्ट्स लेके आ गया, वो क्या कहते हैं उतना ही अच्छा टीचर है। आज हम तथ्यों में उलझ गए। करंट अफेयर्स भी देखते हैं यहाँ के मैगजीनों में। आप मेरा विश्वास का यूट्यूब है उस पर जाके देखिए। हमने सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ाया, ब्रिक्स, आसियान और जल गुणवत्ता रिपोर्ट। आपको मालूम चल जाएगा कि करंट कैसे पढ़ा जाता है। केवल और केवल फैक्ट्स को ला करके रख देना है जिससे कि लड़का पजल हो जाए, सोच ही नहीं पाए।
आप देखिए कितना आनंद आ रहा होगा आपको कि ये किस आधार पे लिखा। अब इस सोच पर अगर वो हमारे अशोक का एनालिसिस करेगा तो कैसा करेगा, जरा सोच के देखिए। इस सोच वाला व्यक्ति इसका ही उत्तराधिकारी अब पढ़ना शुरू करेगा या बुक लिखना शुरू करेगा, विंसेंट आर्थर स्मिथ। इस सोच का आदमी हमारे क्या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अच्छा लिख पाएगा? इसलिए विदेशी इतिहासकारों ने, उपनिवेशवादी इतिहासकारों ने हमारे नायकों का चित्रण ठीक ढंग से नहीं किया। आप जरा बताइए, एक लाइन आप भी रटते होंगे और रटे हैं, जो नहीं रटे हैं उनको रटना पड़ेगा। भारत ना नेपोलियन कोने कहवाए, तुरंत हाथ उठाते हैं, कहते हैं समुद्रगुप्त न कहवाए। कभी दिमाग में सोचे कि ये तो फ्रांस वाले को पढ़ाना चाहिए कि फ्रांस ना समुद्रगुप्त कोने कहवाए। पहले समुद्रगुप्त की पहले नेपोलियन। समुद्रगुप्त जो है वो प्राचीन भारत का राजा है, नेपोलियन आधुनिक भारत का राजा है। तो अगर नेपोलियन जैसा वो दिख रहा है तो वो ना भारत का, वो ना फ्रांस का कहलाएगा समुद्रगुप्त। ये अंग्रेज मेरे दिमाग में ये पढ़वा के गए हैं। इस चीज को समझिएगा कि ये भारत का नेपोलियन है, ये भारत का नेपोलियन है। कालिदास शेक्सपियर था। क्यों भाई, तुम क्यों नहीं कहते हो कि शेक्सपियर कालिदास था? अगर समानता है तो कालिदास प्राचीन भारत का है। इसका मतलब अगर नकल किया होगा तो शेक्सपियर कालिदास का नकल किया होगा। कालिदास हमारे शेक्सपियर का कभी नकल नहीं किए हैं, क्योंकि वो उनसे पहले के हैं। इसीलिए कह रहे हैं दोस्तों, ये चैप्टर इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये हमारे बारे में क्या सोच करके लिखे हैं, इस पर आपको पूरा इतिहास समझ में आ जाएगा। अब जरा आगे बढ़ें। कहते हैं आध्यात्म में ही लगे रहते हैं। तो भाई हम जो है तुम्हारे जैसा 100, अब आज हम में भी ये बात आ गई। हम 99 के चक्कर में नहीं पड़े थे, हमारा जीवन आराम से अच्छे से चल रहा था। तुम दूसरों के संसाधन को लूटना चाहते थे, दूसरों के संसाधन पे हमला करना चाहते थे, तो तुम अध्यात्म में क्या रहोगे? आज हम ही, आप, मैं भी सुबह से शाम तक बिजनेस किए जा रहे हैं, क्या अध्यात्म में रहेंगे? लेकिन अगर आज हम ही गांव में अगर आराम से रहते, हमारी जो बेसिक नेसेसिटी है अगर वो पूरा हो ही रहा था, तो हम अध्यात्म में नहीं जुड़ते तो हम क्या करते तुम्हारे जैसा भाग दौड़ करके। लेकिन वो क्या कहता है कि केवल परलौकिक सुखों में, अरे तुमसे ज़्यादा एडवांस हैं हम कि इस जीवन को तो अच्छे से बिता ही रहे हैं, अब अध्यात्म के द्वारा अगला को सिक्योर कर रहे हैं, वो भी मेरा अच्छा हो। लेकिन उन्होंने हमारे बारे में इस प्रकार से सोचा। भारत में सामाजिक भेदभाव और जाति प्रथा थी, इसको नकार नहीं सकते हैं दोस्तों। जो थी तो कुछ एक्सेप्ट भी करना होगा। परंतु आप जिस तरह से उछल के कह रहे हैं कि भारत में सामाजिक भेदभाव और जाति प्रथा थी, आप इंडियन को क्या समझते थे भाई? यू डर्टी इंडियन, आपने तो यही कहा हमें। आपने तो जिस तरह से यहां भी जैसे दलितों के साथ हुआ उसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन आपने भी तो कालों के साथ वही किया, अश्वेतों के साथ, उसको गुलाम बना करके आप तो उल्टा उसको डिस्प्लेसमेंट करा दिए। मतलब अफ्रीका से ले जा करके उसको अमेरिका में अपने यहां जो है गुलाम बनाए और ये काम किए, और आप हमको नसीहत दे रहे हैं। हाँ, मेरे में कमियां हैं, मैं जरूर इस पर हमें विचार करना चाहिए, और 2 बार नहीं, मैं तो कहता हूं कि जाति तोड़ो आंदोलन चलना चाहिए, जाति जोड़ो नहीं चलना चाहिए, जाति तोड़ो आंदोलन चलना चाहिए। सामाजिक भेदभाव ही है जो हम आज तक आगे नहीं बढ़ पाए हैं। लेकिन आपको कहने का नैतिक हक किसने दिया? आपसे ज्यादा भेदभाव तो दुनिया में कोई नहीं किया होगा। आप तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते थे, आप तो प्रजातियों का भेदभाव करते थे। देखिए हमारे बारे में वो क्या लिखता है। हाँ, इसको क्रिटिसाइज करते समय आप अपने मन में उच्च वर्गीय सोच नहीं रखिएगा। ध्यान रखिएगा, उच्च वर्ग में जन्म लेना एक अलग बात है, वो हमारे हाथ में नहीं था। कि अगर हम राजपूत में जन्म ले लिए हैं, हम रजनीश सिंह तोमर हैं, तो ये मेरे हाथ में नहीं था। लेकिन एक रजनीश सिंह तोमर के मन में ये बात कभी नहीं आना चाहिए। मैं अपने 20 साल के कैरियर में एक भी बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया हूँ। आप मेरे क्लास पे आइए, अगर आपको कोई 80 लड़का भी मिलेगा तो वो यही कहेगा कि तोमर सर हमको बेटे के जैसा मानते हैं। कभी क्यों? शिक्षक की ना कोई जाति होती है ना बिरादरी होती है।
तो ध्यान रखिएगा, हम ये चीज अपने मन में नहीं लाएंगे, लेकिन इसने जो कहा इस पर हम इसको आईना जरूर दिखाएंगे कि भाई हमारे बिहार में कहावत है, चालनी सूप को दुसता है, माने जिससे आप ऐसे आटा चालते हैं ना उसमें छेद है, और जिससे ऐसे करके फटकते हैं उसको सूप कहते हैं। तो चालनी सूप को जो है चिढ़ा रहा है कि तुम में पानी नहीं टिकता है, देखो नीचे गिर रहा है, तो भाई तुम में भी तो गिर रहा है, तो तुम जरा अपने आप को देखो, तो तुम्हारे अंदर तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भरा हुआ है। तुम इस चीज को देखो, नाम के आगे लॉर्ड लगाते हो, 18वीं से 19वीं सदी में आकर के भी लॉर्ड लगा करके बात करते हो, लॉर्ड माउंटबेटन, तो तुम्हारे अंदर तो सामंती सोच 20वीं शताब्दी में भी है, लेकिन हमारे बारे में वो इस प्रकार का सोचता है। दोस्तों, ये मैं ऑफलाइन पढ़ाता था इतिहास। जब मैं इतिहास का क्लास लेता था, आज भी ऑफलाइन पढ़ाऊंगा ऐसा नहीं है, तो मैं पहले बच्चों के दिमाग में इतिहास भरता हूं कि पढ़ो इतिहास कहां से लिखा जा रहा है। और इसीलिए कई बार मेरे बच्चों को शुरुआती दौर में, थोड़ा दिन के बाद तो ताकत नहीं है दूसरे कोचिंग वाले को कि मेरे बच्चों के इतिहास के सामने वो हाथ लगा ले। मेरा बच्चा ही बोलता है कि टीचर को, दूसरे क्लास के टीचर को, कि तोमर सर के पास बाद में आना, पहले मेरे से इतिहास निपट के दिखा दो। तो ध्यान रखिएगा कि मैं यहां से उठाता हूं, लेकिन शुरुआती दौर में वो बच्चे जब मान लीजिए लाइब्रेरी में बैठे हों, तो जो जल्दी में पढ़ाने का जिसको आदत है वो इतने दिन में पहुंच गया। अब गुप्ता, मौर्य, तो मेरा बच्चा निराश होकर मेरे पास आता था। हम उसको एक कविता बोलते थे, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, काम करो, निराश मत होना है, हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहना है, और आप केवल काम और काम करिए। और हम हमेशा बोलते थे बच्चों को कि कारज धीरे होत हैं, काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फले, केतक सींचो नीर। काम जो है वो धीरे धीरे ही होता है, चाहे आप कितने भी अधीर हो जाइए, समय आने पर ही पेड़ में फल होगा, चाहे आप कितना भी पानी डाल दीजिए। और आप और हम जब उसमें छेड़छाड़ कर दिए, किस चीज से, बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करके, उन्नत किस्म का बीज और ये सब, कि समय के पहले ही फल आ जाता है, तब बीमारी घर लेके आ गए। खाएंगे आम उस तरह का, जेनेटिक मॉडिफाइड आम, अब बाद में बीमार होंगे। तो समय के पहले अगर आप जो है कुछ एक्स्ट्रा पंप मार के अगर कोई काम को करना चाहेंगे, तो आप जो है क्या होगा कि आप बीमारी ले लेंगे अपनी तैयारी में। ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए कारज धीरे होत हैं, काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फले, केतक सींचो नीर। अब देखिए दोस्तों, कहता है भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। भाई आप देख रहे हो 19वीं शताब्दी को, जिसमें हमारे यहां छोटे छोटे राज्य थे। क्या कभी तुमने अशोक का अध्ययन किया? क्या वन नेशन था कि नहीं? वो क्या आपने चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा? वो वन नेशन था कि नहीं मगध में? या आपने नंद वंश को पढ़ा, वन नेशन, गुप्त काल को पढ़ा आपने? राष्ट्रीयता की भावना कैसे नहीं थी भाई? लेकिन उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया कि आप भारत के लिए लड़ ही नहीं सकते हैं। आप लड़ेंगे इंदौर के लिए, आप लड़ेंगे झांसी के लिए, आप लड़ेंगे बिहार के लिए, आप लड़ेंगे बंगाल के लिए, और इसीलिए हमको शासन करने दीजिए। आपके अंदर फूट डालेंगे और हम शासन करते रह जाएंगे। ये उपनिवेशवादियों का सोच था दोस्तों। अब जरा हम आगे बढ़ें। भारत के लोगों में स्वराज का अनुभव नहीं था, स्वतः शासन करने का अनुभव ही नहीं था। भारत पर तो केवल विदेशी ही शासन किए हैं। मतलब उस समय वो बताते थे कि आपके ऊपर सिकंदर शासन किया है, आपके ऊपर शक शासन किया है, आपके ऊपर कुषाण शासन किया है, आपके ऊपर जो है मोहम्मद गोरी आक्रमण करके कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन करने दे दिया। ठीक है, वो तो हर देश के इतिहास में ऐसा होता है, लेकिन क्या हम जिसमें बिंबिसार के नीचे शासन में शासित हो रहे थे, स्वराज था या नहीं था? हम शुरू से उठाते हैं। क्या गुर्जर प्रतिहार ही जितने क्षेत्र पर शासन किया उस समय स्वराज था कि नहीं था? क्या महाराणा प्रताप का जो क्षेत्र था, शिवाजी का जो क्षेत्र था, वहां पर स्वराज था कि नहीं था? क्या महाराणा प्रताप या हमारे शिवाजी विदेशी थे क्या? लेकिन उन्होंने हमें, हमारे दिमाग में ये डालने का प्रयास किया
तो अभी बताते हैं विंसेंट अर्थर स्मिथ की किताब, वो शकों के बारे में लिखेगा, कुषाणों के बारे में लिखेगा, सिकंदर के आक्रमण को बढ़ा चढ़ा के लिखेगा और हमको नीचा दिखाने का प्रयास करता है कि आपको स्वराज का अनुभव नहीं था। उनके लिखने का उद्देश्य बता रहे हैं मैक्स मुलर के आधार पे। अब जरा हम लोग देखें, मेंस नहीं है ना कि एक ही क्वेश्चन में बह जाएं। आज आपको एक पार्ट पढ़ा रहे हैं इतिहास का कि उपनिवेशवादियों ने कैसे लिखा। बहुत जल्द YouTube पर ही आएगा, वो ऐप पे नहीं आएगा। अगला ही लेक्चर आपका आएगा राष्ट्रवादियों का योगदान, इसका काउंटर हमारे राष्ट्रवादियों ने किस प्रकार से किया, बड़ी मजबूती के साथ किया है इनका काउंटर। हाँ, कुछ कमियां होंगी, वो तो इनमें 100 हैं उनमें 5 होंगी कि क्या लिखे हैं देखेंगे, लेकिन राष्ट्रवादियों ने उतने ही जोरदार तरीके से हम उनको स्वराज का अनुभव कराया कि मेरे पास स्वराज है। सातवाहनों का इतिहास लिख के दिखाया, चोलों का इतिहास लिखकर उन्होंने दिखाया कि इस प्रकार से जो है हमारे पास इतिहास था। तो अब आइए, विंसेंट अर्थर स्मिथ 1843 से 1920 के बीच में इन्होंने एक बुक लिखा, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये बुक है फ्रॉम 600 BC टू दी मुस्लिम कंक्वेस्ट, मुस्लिम आक्रमण तक 600 BC से। उसके पहले का तो खोज ही नहीं हुआ है, तो हड़प्पा के बारे में कैसे लिख देगा। तो उसका इतिहास लिखा है विंसेंट अर्थर स्मिथ, 1904 में लिखा। किताब का नाम था हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इस नाम से इन्होंने पुस्तक ली। ये पहला सुव्यवस्थित इतिहास आधुनिक लेखकों के द्वारा। यहां सुव्यवस्थित का मतलब विचार को सुव्यवस्थित नहीं कह रहे हैं, इन्होंने क्रम दिया कि नंद वंश के बाद मौर्य, मौर्य के बाद मौर्योत्तर, मौर्योत्तर के बाद गुप्ता, ये क्रमबद्ध इतिहास। इसीलिए हम इसको कहे कि यह एक सुव्यवस्थित इतिहास दर्शाया गया। इस पुस्तक में किस चीज को महत्व दिया गया? राजनीतिक। सही बात है ना, सिकंदर को जो है विजय बनाना है इनको, ताकि ये खुद को विजय घोषित कर दें। इनको जो है क्या कहते हैं, शकों और कुषाणों के आक्रमण को जस्टिफाई करना है। और ये बात भूल गए ये कि वो आक्रमण करते समय विदेशी था, उसके बाद वो हमारी ही संस्कृति को अपनाया, क्या तुम अपनाओगे? उसने अपना धर्म छोड़ दिया और वो बौद्ध हो गया, कुषाण इंडो ग्रीक बौद्ध हो गया। क्या तुम अपने क्रिश्चियनिटी को छोड़ करके हमारे किसी भी हमारे जो यहाँ के हिंदुओं से जुड़ा हुआ जो भी धर्म था, क्या तुम अपनाओगे? ये जो है हमारे राष्ट्रवादी काउंटर करेंगे। अगले लेक्चर में इतना ही जोरदार तरीके से बताएंगे दोस्तों। इसीलिए कह रहे हैं कि मेरे इस लेक्चर के बाद हो सकता है कि अपने गुजरात का कोई शिक्षक कहीं से कॉपी पेस्ट करके और फैक्चुअली आपको पढ़ा दे, लेकिन इसकी समझ तभी होती है जब आपका वो विषय आपका बैकग्राउंड होता है। मैं कई बार कहता हूं कि इंजीनियर होके इकोनॉमिक्स मत पढ़ाओ यार, केमिस्ट्री पढ़ के हिस्ट्री मत पढ़ाओ यार, नहीं तो नहीं होगा, तुम्हारे अंदर वो डेप्थ नहीं आ सकेगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, राजनीतिक इतिहास को प्रधानता दिया। क्यों दिया राजनीतिक इतिहास को प्रधानता? क्योंकि इनको पॉलिटिकली हमको नीचा दिखाना था, इस कारण से। अब आइए, इनका दृष्टिकोण साम्राज्यवादी था। ब्रिटेन यहां पर कैसे सस्टेन करे, उसके लिए उन्होंने इतिहास लिखा है। और कैसे? तो भारत में विदेशियों की भूमिका पर ये ज्यादा प्रकाश दिए हैं, ज्यादा से ज्यादा लिखे हैं कि विदेशियों ने भारत पर आक्रमण किया। हम तो बोले जा रहे हैं ना आपको, लीजिए आ गया। इनकी किताब जितने पेज की है उसमें 1/3 पेज खाली ये सिकंदर के आक्रमण पे है, 1/3 पेज। ये भूल गए लिखना कि ब्यास नदी के आगे सिकंदर की सेना बढ़ने से इनकार कर दी, कारण जो भी हो, लेकिन इन्होंने इतना बढ़ा चढ़ा करके सिकंदर को लिखा कि जैसे अगर सिकंदर भारत पे अंदर घुस जाता तो शायद बहुत कुछ उल्टा पुल्टा कुछ भी हो सकता था, लेकिन इतना भी नहीं गौरवान्वित हो जाना है। उस समय नंद का शासन था, 6 लाख सेना उसके पास भी था। सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से एक कारण ये भी थी कि वो इनकार कर दिया, और कई कारण थे, उनमें से एक कारण था, पढ़ाएंगे जब, कारण था यहाँ की आबो हवा। ग्रीक चारों ओर पानी से घिरा हुआ देश है,
भूमध्य सागर, पहाड़ी का देश है, वहाँ की जलवायु मृदुल है। अब वो ब्यास नदी के बाद रेगिस्तान में घुसने जा रहा है, हिम्मत ही नहीं कर पाएगा। सेना कहेगा कि नंदों के तीर से बाद में मरेंगे, पहले हम इस गर्मी से मर जाएंगे। दूसरा कारण था। ऐसे कई कारण हैं जिससे कि सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। लेकिन इन्होंने इतना बढ़ा चढ़ा करके उसके रास्ता उस्ता डायग्राम सबको बनाया और 1/3 भाग को केवल सिकंदर के बारे में उन्होंने लिखा। कोई बात नहीं है, आगे के इतिहासकार को इससे भी मैंने सबक मिलेगा कि सिकंदर पर कम से कम हमको ब्रीफ नॉलेज तो मिला, लिखते समय हम उसको एक बेस के रूप में यूज कर सकते हैं। अब भारत को इसने क्या कहा क्या कि भारत में कभी भी राजनीतिक एकता नहीं थी। सिकंदर के आक्रमण के समय के छोटे छोटे पश्चिमोत्तर भारत के शासन को दिखा करके उसने नंदों के शासन को दबा दिया। पश्चिमोत्तर भारत में छोटे छोटे राज्यों को दिखा करके एक विशाल राज्य को दबा दिया और कहा भारतीयों ने कभी राजनीतिक एकता का अनुभव ही नहीं किया है। इस चीज को दिखा के इन्होंने लिखा। उसके बाद उनका उद्देश्य क्या था ब्रिटिशरों का भारत के इतिहास का अर्थघटन का? तो उनका उद्देश्य एक ही था, जो लिखा हो इसमें, उनका उद्देश्य एक ही था कि भारतीयों के मनोबल को तोड़ करके अपना जो वो यहाँ पे शासन स्थापित करना चाह रहे हैं उसको न्यायोचित ठहराना, कि हम जो आपके यहाँ शासन कर रहे हैं उसका हमको पूरा पूरा हक है, क्योंकि आप भी विदेशी हैं। कौन? आर्य। अगर आर्य आक्रमण करे, ये विद्रोह करे तो कहिए आप भी विदेशी हैं, बाहर से आए हैं, इसलिए हमको शासन करने का हक है। आप आज जिस भारत माता की बात कर रहे हैं, आप टुकड़ों में बिखरे हुए थे, आप में राजनीतिक एकता नहीं थी, इसलिए आप अपने क्षेत्र तक सीमित रहिए। ऐसे करके वो जो है हमारे क्या कहते हैं ऊपर शासन करने का प्लान बना रहा था। यही इसके अंदर हमने लिखा है। और भारत के लोगों को भारत पर शासन करने के बारे में असमर्थ है, सब कुछ वही बात जो मैक्स मूलर का है वो दोहरा दिया। अंत में अगर इसको वन लाइन में कहना हो कि वो ब्रिटिश इतिहासकार भारतीय इतिहास का अर्थघटन क्या किया, तो भारत के और भारतीयों के चरित्र को नीचा दिखाया, भारत के राजनैतिक एकता का उपहास उड़ाया। अशोक के काल को ध्यान दें, नंद के काल को, चंद्रगुप्त मौर्य के काल को, गुप्ता के काल को उपहास उड़ाया और अपने द्वारा जो वो अनैतिक रूप से भारत पे आक्रमण करके शासन करना चाहता है उसको जो है वो न्यायोचित ठहराया। ये था इस लेक्चर का सार। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगले लेक्चर के लिए इंतजार करिएगा, यूट्यूब पर आगे सीरीज आ रहा है। अगला हम लोग देखेंगे कि इनके काउंटर में राष्ट्रवादियों ने किस प्रकार का मतलब कि योगदान दिया। तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।